सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम रिवाइज करेंगे सर ग्रुप ऑडिट को हम रिवाइज करके चलेंगे। इस रिवीजन में कोशिश रहेगी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबको तो रिवाइज कराऊं, साथ ही साथ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी मैं आपको रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। सर ये बोर्ड नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, ताकि इससे बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। सो लेट्स बिगिन विद द ग्रुप ऑडिट। सर ग्रुप ऑडिट बोल दो या ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल दो, एक ही बात है। इसकी वेटेज आप एग्जाम में मान के चल सकते हो, अराउंड 5 मार्क्स रहेगी। ठीक है सर, सबसे पहले समझते हैं कि हमको सीएफएस बनाने क्यों है। तो यहां पे थोड़ा लॉ वाला पार्ट रिवाइज करेंगे। लॉ कहता है, कंपनी लॉ कहता है, अगर किसी कंपनी में एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी है, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है, जिसको हम बोलते हैं एसएजेवी, तो फिर सर उसको सीएफएस बनाना पड़ेगा। बट सवाल आते हैं सीएफएस बनेगा कैसे? तो इसके लिए कहता है प्रोविजंस रिलेटेड टू पा मतलब प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट। बोलो मेरे साथ, प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट। जिस तरह से पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वैसे के वैसे ही सीएफएस भी बनेंगे। दीज प्रोविजन शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एज इट इज टू द सीएफएस। अब इन्हीं में से अगले अगले पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अडॉप्शन की। अडॉप्शन का मतलब होता है अप्रूवल। तो ये कहते हैं सीएफएस विल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड लेड इन द एजीएम, यानी शेयर होल्डर भी अप्रूव करेंगे। और साथ ही साथ आप इसके अटैच करोगे सब्सिडरी के फाइनेंशियल की डिटेल्स एज पर एओसी 1। ठीक है सर, अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन आपने वैसे ही करनी है जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल्स की करते हो, एज पर शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो फ्रॉम प्रिपेयरिंग द सीएफएस, तो भी आपको शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर देने, कौन कौन सब्सिडरी है, उसकी क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है सर, तो ये 5 बातें आपने ध्यान रखनी है। सारे बच्चे एक बार रिवाइज कराओ सर। क्या अगर कहीं भी किसी कंपनी की एक या उससे ज्यादा एसएजेवी है, एसएजेवी यानी सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, तो वो अपने फाइनेंशियल्स के साथ साथ सीएफएस बनाएगी। अब सीएफएस कैसे बनेंगे? तो प्रोविजंस ऑफ पा यानी प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट। जिस तरह से पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगते हैं, दे शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस यानी एज इट इज टू द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। ठीक है सर, अब इसी में से पॉइंट निकालो। अडॉप्शन का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, और इसके साथ साथ हम अटैच करेंगे सब्सिडरी के फाइनेंशियल की डिटेल इन द फॉर्म एओसी 1। ये एओसी 1 के, ओ भाई, एओसी 1 वाली चीज पे आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है सर, फिर जब बात आती है प्रिपरेशन की, तो बड़ा सिंपल है, दे विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द शेड्यूल 3 एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एग्जेम्प्ट है तो फिर क्या करें? तो सर शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर देके चलना। अब आ जाओ, जब एग्जेम्पशन की बात हो ही रही है तो एग्जेम्पशन डिस्कस करते हैं। सर एग्जेम्पशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा 60 एंड अबव, वो वाली एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे, एग्जेम्पशन फ्रॉम सीएफएस की बात कर रहे हैं। तो अगेन बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। 4 कंपनी है, सब्सिडरी, होल्डिंग के ऊपर इंटरमीडियरी होल्डिंग, उसके ऊपर अल्टीमेट होल्डिंग। मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी को एग्जेम्पशन कब मिलेगी? सर जब इसके बाकी मेंबर्स को आपने इन्फॉर्म कर दिया है इन राइटिंग कि हम सीएफएस नहीं बना रहे, आपके पास इसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी है और इनको इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है, नो ऑब्जेक्शन, तो चलेगा। दूसरी कंडीशन आपने फुलफिल करनी है कि पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या मतलब है? इट इज नाइदर लिस्टेड नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन और आउटसाइड इंडिया। एंड तीसरी चीज, ऊपर वाले सीएफएस बनाते हैं, तो जब ऊपर वाले सीएफएस बनाएंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट बन जाएंगे। तो ये कहता है जो भी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी है, दे आर प्रिपेयरिंग द सीएफएस एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइलिंग विद आरओसी। तो यही आपने एक बेसिक सी बात कंसिडर करके चलनी है। अच्छा, एग्जेम्पशन फ्रॉम सीएफएस क्या एक ही है या दूसरी भी थी? सर एक और थी। मैंने कहा कौन सी? इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाली। इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाली एग्जेम्पशन क्या कहती है? जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, दीज आर द इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो इनका क्या होता है ना, सब्सिडरी के साथ कोई लगाव नहीं होता। इनका सब्सिडरी से कोई लगाव नहीं होता, ये कर रहे धंधा, ये कर रहे बिजनेस। तो इनका क्या काम होता है? हमसे पैसे लेते हैं और उस पैसे को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, और जो भी उन शेयर से रिटर्न्स आते हैं वो हमको लाके देते हैं। तो ये कहता है इंडियस कि भाई अगर ये मेजर कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को एफवीटीपीएल पे, एफवीटीपीएल यानी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो इनको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी बनने के लिए 3 कंडीशंस पूरी करनी है सर। क्या? जब भी आपसे पैसा लेंगे तो किस लिए लेंगे? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। ठीक है सर, फिर जो वो पैसा लिया है उस पर रिटर्न्स देने पड़ेंगे। तो रिटर्न्स कैसे देते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम, या फिर दोनों। एंड आखिरी में जो भी इन्होंने परफॉर्मेंस करी इसको मेजर करते हैं कॉस्ट बेसिस पे नहीं, फेयर वैल्यू बेसिस पे। कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू बेसिस पे करते हैं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर।
अब सर यहां पे हमारी जो दोनों एग्जाम्शन थी वो कवर हो जाती है। आखिरी में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना सर, क्या अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी की कोई होल्डिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, तो क्या उसको सीएफएस बनाना पड़ेगा? आंसर इज यस, बनाना पड़ेगा, अनलेस ये भी खुद एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। अगर ये भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी निकली तो इसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये नॉर्मल एंटिटी है एंड इट इज अ होल्डिंग ऑफ अ इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो इसको सीएफएस बनाना पड़ेगा। तो एक बार आ जाओ फटाफट किताब से गो थ्रू करते हैं, रिवीजन के अंदर रिवीजन। एवरीवन प्लीज लुक एट द बोर्ड, मजा आएगा। देखो सबसे पहले हमने बोला सीएफएस इज मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जब भी किसी कंपनी की एक या उससे ज्यादा सब्सिडरीज है इंक्लूडिंग एसोसिएट जॉइंट वेंचर, उसको सीएफएस बनाना पड़ेगा सबका। ठीक है सर, अब कैसे बनाना है? प्रोविजंस ऑफ पा प्रिपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट, जिस तरह से होल्डिंग कंपनी पे लगता है, इट शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू द सीएफएस। जो सीएफएस है वो कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एजीएम में भी रखे जाएंगे। साथ ही साथ सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स की डिटेल रखी जाएंगी इन फॉर्म एओसी 1। बनेंगे कैसे? एज पर शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड अगर बनाने की जरूरत नहीं है तो शेड्यूल 3 से कंप्लाई करके चलो। ये वाली एग्जाम्पशंस हमने ऑलरेडी कवर करी कि भाई अगर सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो सीएफएस मत बताना। पहली चीज हमने इंटीमेट कर दिया बाकी मेंबर्स को इन राइटिंग, बाकी मेंबर्स यानी एनसीआई को बता दिया इन राइटिंग, प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, इन बेचारों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी बात, पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ना तो हम लिस्टेड है ना ही हम लिस्ट होने वाले हैं। एंड तीसरी चीज, जो ऊपर वाले हैं अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, ये कहीं ना कहीं अपने सीएफएस बनाते हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एग्जाम्पशन नंबर 2, अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप मेजर कर रहे हो सब्सिडरीज को एट एफवीटीपीएल, 3 कंडीशंस पूरी होती है तभी हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी मानेंगे। हमने फंड्स लिए फॉर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। हम जिनसे भी पैसा लेते हैं उनको रिटर्न्स देते हैं थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम या तीनों। एंड आखिरी में कहता है, या दोनों, सॉरी, आखिरी में कहता है हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। इसकी जो पेरेंट है उसको सीएफएस बनाने पड़ेंगे। अब एक बार देखो एग्जांपल दे रखा है आईसीआई के मटेरियल में, देखो क्या कहता है। पेरेंट लिमिटेड ने 51% शेयर लिए चाइल्ड लिमिटेड के फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। ठीक है सर, क्या यहां पे सीएफएस बनाने की जरूरत है? आंसर इज यस। जैसे ही आपने कंट्रोल ले लिया आपको सीएफएस बनाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इसने 20% शेयर जो थे वो बेच दिए। अगले ही साल इसने 20% शेयर बेच दिया और इसने ना तो 31 मार्च 24 को ना ही 31 मार्च 25 को सीएफएस बनाया। एज अ ऑडिटर हाउ विल यू डील विद इट? तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब हम AS 21 पढ़ते हैं तो उसमें 2 तरह की एग्जामिशंस मिलती थी सर। क्या? एक तो टेम्पररी कंट्रोल, अगर आपका टेम्पररी कंट्रोल है किसी भी सब्सिडरी में तो फिर आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम पढ़ते थे सवेयर LTFTR। सर LTFTR का मतलब है लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, यानी किसी भी वजह से अगर सब्सिडरी अपने पेरेंट को फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रही तो अगेन वहां पे भी एग्जाम्पशन मिल जाती थी कि हम इसको अब सब्सिडरी नहीं मानेंगे, हम इसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे। बट क्या ये दोनों एग्जाम्पशन FR वाले टीचर ने सिखाई है? क्या ये दोनों एग्जाम्पशन हमने इंड AS में पढ़ी है? आंसर इज नो। ये दोनों की दोनों एग्जाम्पशन AS 21 में तो होती थी बट इंड AS 110 में नहीं है। तो आपने यहां पे बस सिंपल सी बात लिखनी है, भले ही यहां पे कंट्रोल टेम्पररी था, भले ही हमने सब्सिडरी अगले साल बेच दी, बट एज पर इंड AS 110, क्योंकि हम फाइनल की बात कर रहे हैं, देयर इज नो एग्जाम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल और ऑपरेशन अंडर LTFTR। LTFTR मतलब लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन। सो कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी। ठीक है सर, फिर इन्होंने एक अजीब सी लाइन लिखी, ये भी आप लिख के आ जाना, भले ही अगर आपके लिए एग्जाम्पशन है, इवन इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीएफएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टिल यू नीड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3। फिर कुछ नहीं करना, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो और बोलो पेरेंट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीएफएस। और सीएफएस कहां से कहां तक बनते हैं? सर जिस दिन आपने कंट्रोल लिया, जिस दिन आपने कंट्रोल लिया, जहां तक कंट्रोल था वहां तक आपने कंसोलिडेट करना होता है। तो आप बोलोगे इसको इस तरह से बनाना है। अब आईसीआई ने क्लियरली कंक्लूजन नहीं लिखा कि इस साल के लिए बनाना चाहिए था, इस साल के लिए नहीं बनाया, तो आप भी इस तरह से ऊपर ऊपर से लिख देना कि जिस दिन कंट्रोल लिया वहां से कंसोलिडेशन शुरू होगा और जिस दिन तक कंट्रोल था वहां तक हम कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, सो कहां गया पॉइंट? सर ये रहा, कंसोलिडेशन बिगिंस फ्रॉम द डेट द इन्वेस्टर ऑब्टेन्स द कंट्रोल एंड सीज खत्म कब हो जाता है? जब इन्वेस्टर लूजेस द कंट्रोल। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो जो जो मैंने आपको अभी तक बातें बताई, इनमें से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले नवंबर 23 और स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, जो ये कहती हैं कि भाई सीएफएस बनाना मैंडेटरी है। तो ये प्रोविजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज बताओ कौन से केसेस में आपको सीएफएस बनाने की नीड नहीं है। तो जो 2 एग्जाम्पशन मैंने आपको सिखाई सर, कौन सी वाली?
वो होल्डिंग कंपनी वाली जो 3 कंडीशन पूरी करती है। सर वो 3 कंडीशन क्या क्या थी? कि इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी, पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी, हमने एनसीआई को बता दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी सर? दूसरी कंडीशन वो थी ना कि ना तो ये लिस्टेड है ना इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। ओके सर। एंड तीसरी चीज, ऊपर वाले कहीं ना कहीं अपने सीएफएस बनाते हैं। दूसरी एग्जामेशन मैंने आपको बताई थी इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाली, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी के आप 3 केसेस लिखोगे और आखिरी में बस कंक्लूड कर देना। 10 जिस भी कंपनी के पास ऐसे जेवी है, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, उसको कहीं ना कहीं अपना सीएफएस बनाना पड़ेगा। एंड इससे क्या होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ट्रांसपेरेंसी वगैरह मिलती है। लाइन एक बार रीड भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2A पे। ये क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल May 19 एमटीपी November 24 का। देखो क्या कहता है। आर लिमिटेड ने 51% वोटिंग पावर ली एस लिमिटेड में, ठीक है सर। एंड ही होल्ड्स एंड डिस्क्लोज दी शेयर एज अ स्टॉक इन ट्रेड। मुझे बताओ क्या लॉन्ग टर्म वाला फील है या फिर ये शॉर्ट टर्म वाली फील है? सर ये शॉर्ट टर्म वाली फील है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब ये बेचने वाला है सब्सिडरी को। तो इसने कहा कि हमने शेयर्स को इसीलिए रख रखा है क्योंकि हमारा ये मानना है हम इसको सब्सिक्वेंटली बेच देंगे इन द नियर फ्यूचर। और फिर इसने इसकी कंसोलिडेशन नहीं करी। बताओ कैसे डील करोगे? तो मुझे बताओ क्या जो एग्जामिशन है फॉर टेम्पररी कंट्रोल एंड सवेयर एलटीएफटीआर, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, क्या वो एप्लीकेबल है? मैंने कहा नहीं। तो आपने कुछ नहीं करना, वही जो चीज अभी आपको बताई थी आईसीआई के इलस्ट्रेशन में, सेम टू सेम उसी का दूसरा आप कह सकते हो क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही। इन डेस 110 में कोई एग्जामिशन नहीं है, तो कंसोलिडेशन विल बिगिन फ्रॉम द डेट यू ऑब्टेन कंट्रोल एंड सीज व्हेन द कंट्रोल एंड। फिर आपने बोलना अगर कंसोलिडेशन आप नहीं कर रहे तो आपको शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर देने का जरूरत है। मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट लिखने की बार बार जरूरत नहीं होती, बट फिर भी ये लोग लिखते हैं इवन दो एग्जामिशन इज नॉट एप्लीकेबल। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद इतना लिखो, आर लिमिटेड को कंसोलिडेट करना चाहिए क्योंकि उसके पास कंट्रोल है, क्योंकि उसके पास 51% शेयर है, तो उसको कंसोलिडेट करना चाहिए। दैट इज व्हाट यू विल राइट एज अ कंक्लूजन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसके साथ साथ आ जाता है 2B। 2B मेरे को लगता है आप खुद कर सकते हो, सेम वैसा वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया। 51% शेयर थे और अगले साल 25% बेच दिए, यानी टेम्पररी कंट्रोल है। हमने कहा फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे फर्क नहीं पड़ता, कंसोलिडेशन करना इज मैंडेटरी। क्या यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब जल्दी आ जाओ 3A पे। आरटीपी एमटीपी May 25, जल्द ही आपके नजदीकी एग्जाम घरों में। देखो क्या कहता है। आद्विक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़, ठीक है सर। इट हैज अ सब्सिडरी इन्वेस्टर फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। मेजर बिजनेस ऑफ द आद्विक इन्वेस्टमेंट, इसका मेजर धंधा क्या है सर? इसका मेजर धंधा है पूल द मनी, ये पैसे लेता है फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट दिस मनी इन वेरियस फंड्स। इसने क्या किया? 12 करोड़ इकट्ठे करे सर। 10 करोड़ इकट्ठे किए थे इन्होंने, 10 का 12 कर दिया। आप भी 10 जो भी है, 10 12 जो भी है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। 10 करोड़ इकट्ठे करे एंड 10 करोड़ हैज बीन इन्वेस्टेड इन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ वेरियस कंपनी। यानी क्या मैं बोल दूं ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है? हाँ सर। एंड ये पैसे कहाँ से कमाता है? पैसे कमाता है थ्रू द एप्रिसिएशन ऑफ प्राइजेस, एंड जो भी पैसे कमाते हैं शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। परफॉर्मेंस कैसे मेजर करता है? ये फेयर वैल्यू बेसिस पे करता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में आईसीआई ने तीनों कंडीशन दे दी? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। दूसरी बात, पैसे कैसे कमाता है? कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ। एंड तीसरी चीज कहता है इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करता है ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। तो क्या मैं बोल दूं ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है? सर कौन? आद्विक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। हाँ सर। ये कहता है आद्विक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी। सीए चिराग को बेचारे को इशू हुआ व्हाइल ऑडिटिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ आद्विक इन्वेस्टमेंट वेदर सीएफएस आर रिक्वायर्ड और नॉट। तो आप बताओ, आप चिराग की हेल्प करो कि क्या आद्विक को सीएफएस बनाने की नीड है? आंसर इज नो। जो भी हमारा आद्विक है इसको कोई सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी में आप बस उसके प्रोविजन लिख देना कि जो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है, पहले तो जनरल प्रोविजन की सीएफएस बनाना जरूरी है जब भी कोई सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है। फिर आप बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी की 3 कंडीशंस क्या है। फिर आपने बोलना है इन्वेस्टमेंट एंटिटी को बनाने की जरूरत नहीं है अगर वो एफवीटीपीएल पे मेजर करती है और ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती है। एंड आखिरी में आप इतना बोलना कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी का अगर कोई पापा है, इसका अगर कोई पेरेंट है, तो फिर उसको सीएफएस बनाने की जरूरत है, अनलेस पेरेंट भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो। मैं बताऊं ना, पूरा प्रोविजन लिख दो, जितना इन्वेस्टमेंट एंटिटी सिखाया पूरा का पूरा आपने यहां पे लिखना है और कंक्लूड करके बोलना है it can be concluded Advik is not required to consolidate the financial statements। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। क्वेश्चन 3 भी एक बार सेल्फ ट्राई करना, आराम से हो जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस कर लिए? यस सर। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। अब हम पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। चलो सर आ जाओ मेरे साथ।
रेडी रेडी सर। मुझे बताओ पेरेंट का काम क्या है। सर मैनेजमेंट का काम हमेशा होता है पीपीएफएस, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां हम क्या करेंगे, यहां हम करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब भी कंसोलिडेशन करनी है तो कुछ नहीं करना, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए, सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए और जोड़ दिए। क्या ऐसे ही होता था? हाँ। तो मैंने कहा पहला काम है आइडेंटिफाई करो कौन कौन मेरा कंपोनेंट है। कंपोनेंट यानी एसए जेवी, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। सो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स और उनकी क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जब आपने आइडेंटिफाई करी, मंगवा लो। मैंने कहा मंगवा लो यानी ऑब्टेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट। अब क्या मैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ ऐसी जोड़ दूं? ना 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 ना, इसमें सर थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। हमने एफआर में सीखा था एक क्या भाई साहब कि हमको कहीं ना कहीं जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें क्या करनी पड़ती है, एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। कितनी सारी एडजस्टमेंट्स पड़ी थी। जो भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेज है उनको एलिमिनेट करो, इंट्रा ग्रुप एंट्रीज है उनको भी एलिमिनेट करो। जैसे अनरियलाइज प्रॉफिट्स को एलिमिनेट करते डेफर्ड टैक्स निकल के आता है, तो सारी की सारी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करनी है। दो एग्जांपल यहां पे एडजस्टमेंट्स के बता देना सर। क्या चाचा हमारे गैप की जीन्स पहन के हारमोनियम बजाते थे। सर क्या? चाचा हमारे गैप की जीन्स पहन के हारमोनियम बजाते थे। गैप मतलब गैप कन्वर्जन। सर गैप कन्वर्जन का क्या मतलब है? जो भी सीएफएस का गैप होता है और सब्सिडरी का गैप होता है ये सिमिलर होना चाहिए। तो अगर सीएफएस इंडियास पे बन रहे हैं और सब्सिडरी एएस वाली है तो पहले उसको इंडियास में कन्वर्ट करो, तभी आप उसको मिला सकते हो। ठीक है सर। दूसरी बात, हारमोनियम बजाते थे यानी हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बोलो मेरे साथ, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यानी अगर पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने फीफो यूज किया है, ठीक है सर, और सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वेटेड एवरेज है, तो क्या ये दोनों मिल सकते हैं? मैंने कहा नहीं, पहले इसका वेटेड एवरेज भी फीफो पे लाओ, फिर दोनों को मिलाओ तो मजा आएगा। तो ये आपने 5 पॉइंट ध्यान रखने। जल्दी से बताओ क्या क्या। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ऐसी मत मिला देना, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या सर? चाचा हमारे गैप की जीन्स पहन के हारमोनियम बजाते थे, यानी गैप कन्वर्जन करनी पड़ेगी और हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो एक बार अपने नोट्स में देखो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आखिरी में बस 2 पॉइंट याद रखना जो तुम जनरली एफआर में भी इग्नोर करते हो, ऑडिट में भी इग्नोर करोगे। सर क्या? इंड एस 108 और इंड एस 24 आपने देखनी है क्या क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो सीएफएस में डिस्क्लोज होंगी और क्या क्या सेगमेंट्स हैं जिनको हमें यहाँ पे रिपोर्ट करके चलना है। तो कोई भी 5 से 6 पॉइंट आप आराम से इसमें कवर करके चल सकते हो। जैसा फ्लो बताया वैसे चलना, मजा आएगा। फिर सर यहां पे एक छोटी सी बात है, इसको बस रीड करके चलना कि पेरेंट का काम है सब्सिडरीज को, कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना कि ये इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, दे देना। ठीक है। सो यू विल गाइड देम अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन सीएफएस। इसमें क्या क्या आएगा कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या डिस्क्लोजर होने चाहिए, क्या सेगमेंट है, क्या रिलेटेड पार्टी और कब तक हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट टाइम टेबल शुड बी प्रोवाइडेड। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर आ जाओ ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव इन द ऑडिट ऑफ सीएफएस। मैंने कहा सीएफएस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अरे 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 अरे, हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई तो क्या देंगे? ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव यहां लिखा है। बस रीजनेबल अश्योरेंस की जगह आप बोल दो हमको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि जो भी सीएफएस है इनके अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी ये भी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने हैं। और अगर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने हैं तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या ये 2 बेसिक पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब इनके साथ थोड़ा सा कंपनी ऑडिट का तड़का लगा दो। यानी इस अश्योरेंस के लिए आपने क्या किया, इस सेटिस्फेक्शन के लिए हमने क्या किया? 143(1) और 143(3). 143(1) और 143(3), 143(1) वाले मैटर्स पे इंक्वायरी करी। सर कितने सारे मैटर्स थे ना कि लोन्स एंड एडवांसेस है, प्रीजुडिशियल तो नहीं है टू द कंपनीज इंटरेस्ट। फिर हमने पूछा कि जो कंपनी ने बुक एंट्रीज दिखा रखी हैं, जो भी एंट्रीज है ट्रांजैक्शन है बाय द वे ऑफ बुक एंट्रीज, कहीं वो प्रीजुडिशियल तो नहीं है। तो जितनी हम 143(1) में सारी बातें पढ़ते हैं वही की वही पे आप अपने यहाँ पे इंक्वायरी करके चलोगे। ठीक है सर। फिर 143(3) वाले मैटर्स पे आपने रिपोर्ट करना है और आखिरी में इतनी मेहनत करने के बाद चेक कर लेना कि सीएफएस बनाने की जरूरत थी। क्या बात करो सर? आखिरी में अजीब सा पॉइंट है, क्या सीएफएस बनाने की जरूरत है? वैलिडेट द रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द सीएफएस। यानी आपने बस देखना है कि कोई एग्जामिशन वगैरह तो अवेलेबल नहीं है। तो ये 5 बातें आपने कंसीडर करनी है। तो एक बार फटाफट देखो बुक से, रिवीजन के अंदर रिवीजन। पहला पॉइंट क्या कहता है? सेटिस्फाई
सेटिस्फाई दैट सीएफएस हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। जब सेटिस्फाई हो गए तो ओपिनियन दे देना, हाँ हाँ ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। फिर 143(1), 143(3) एंड आखिरी में वैलिडेट द रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। सर फिर इसके बाद ये क्या टॉपिक दे रखा है, इसको बस रीड करके चलो। इसमें बस इतना दे रखा है, जब भी आपको सीएफएस बनाना है तो इसमें किस किस के फाइनेंशियल लगेंगे। सर पेरेंट का फाइनेंशियल लगेगा, कंपोनेंट का फाइनेंशियल लगेगा, ठीक है सर। और इसके साथ साथ आपको जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने सिखा रखा है कंसोलिडेशन के लिए, वो एडजस्टमेंट्स करके चलना। सर क्योंकि यहां पे सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स लगेंगे तो आपको हो सकता है सब्सिडरी के ऑडिटर का काम यूज करना पड़े, अनलेस आप ही सब्सिडरी के ऑडिटर हो। आप ही सब्सिडरी के ऑडिटर हो, यानी ऑडिटर ऑफ सीएफएस इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट। जो भी सीएफएस प्रिपेयर्ड होते हैं, मैंने आपको जैसा बताया, पेरेंट के फाइनेंशियल्स को यूज करके, सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स को यूज करके, एंड अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सर अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आता है, जो भी आपको सीएफएस में डिस्क्लोजर्स देने होते हैं वो सब आ जाते हैं, प्लस जो भी आइटम्स हैं जहां पे आपने डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी। सर ये तो अलाउड ही नहीं है, AS21 इसकी एग्जेम्पशन देता है, तो जहां पे भी अलाउ कर रखा है वहां पे आप देख लेना, ठीक है सर। तीसरी चीज, जो भी आपने एडजस्टमेंट्स करी, सर किसकी, फॉर द ट्रांजेक्शंस और अदर इवेंट्स बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट, यानी एलिमिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, या फिर कोई भी इवेंट हुआ बिटवीन द डेट ऑफ सीएफएस एंड द डेट ऑफ कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और दिन बने हुए हैं तो उन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के एडजस्टमेंट्स आप यहां पे देख के चलोगे। बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है, जो अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसको आपने एडिशनली डिस्क्लोज करना है। क्लियर है? क्लियर है सर। आखिरी में बस असेस कर देना, क्या आप अकेले अकेले एक्सप्रेस कर पाओगे ओपिनियन। अगर लगता है आप ओपिनियन खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो, दैट इज द अदर ऑडिटर, यानी सब्सिडरी का ऑडिटर। अब ये अदर ऑडिटर कौन है, सब्सिडरी का ऑडिटर, या फिर एक ऐसा बंदा जिसको आप स्पेसिफिकली अपनी असिस्टेंस के लिए लाए हो फॉर ऑडिट ऑफ सीएफएस। तो इस वाली चीज को आपने बस रीड करके चलना है, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? पक्का? पक्का सर। अब आ जाओ, एकदम बढ़िया वाला टॉपिक आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑडिटर्स कंसिडरेशन अबाउट मटीरियलिटी। मुझे बताओ मटीरियलिटी का गेम क्या था सीएफएस में। सर बड़ा सिंपल है, जितने भी सीएफएस में एंटिटीज इंक्लूडेड है यानी पेरेंट, उसकी सब्सिडरी, उसके एसोसिएट। तो जब मैं सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स का ऑडिट करूंगा उसके लिए तो अलग मटीरियलिटी निकलेगी, जब मैं किसी और सब्सिडरी के फाइनेंशियल का ऑडिट करूंगा तो उसके लिए भी अलग मटीरियलिटी निकलेगी। यानी जितनी भी एंटिटीज हैं उनके जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी तो सबकी अलग अलग मटीरियलिटी निकलेगी। मैंने कहा ठीक है। अब सीएफएस का क्या करना है, मैंने कहा सीएफएस के लिए आपको ग्रुप की एक अलग मटीरियलिटी निकालनी पड़ेगी, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी एक पूरी अलग मटीरियलिटी निकालनी पड़ेगी। उस मटीरियलिटी के दो यूज होंगे। मैंने कहा क्या क्या, एक तो जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैं उसको ऑडिट करने के लिए आप ग्रुप मटीरियलिटी यूज करोगे, दूसरा ग्रुप मटीरियलिटी यूज करोगे डिसाइड करने के लिए इतनी सारी जो सब्सिडरीज हैं इनमें से कौन कौन सी सब्सिडरी मटीरियल है टू द ग्रुप, बिकॉज जो मटीरियल है टू द ग्रुप वही मेरे स्कोप का पार्ट बनेगी, उसी को मुझे कंसीडर करके चलना है, ठीक है सर। तीसरी चीज, अगर उस सब्सिडरी का ऑडिट कोई और ऑडिटर कर रहा है तो आप उस सब्सिडरी की मटीरियलिटी अलग से निकालोगे और उस अदर ऑडिटर को बताओगे कि इस मटीरियलिटी को यूज करके इसका ऑडिट करना। एंड आखिरी में फोन काटने से पहले उससे कंफर्मेशन ले लेना कि भाई तू इस सब्सिडरी के कंपैरिजन में, इस सब्सिडरी के कंसिडरेशन में तू इंडिपेंडेंट है, क्या तूने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया। कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट, वही जो कोई प्रोफेशनल में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो आपने कुछ नहीं करना, बस ये मीठा मीठा चार्ट दिमाग में रखना है। सर कहां है चार्ट, मैंने कहा यहां है चार्ट। जब भी बात होगी मटीरियलिटी की, देखो क्या कहता है, फॉर द ऑडिट ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम सबको पता है हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग मटीरियलिटी निकलेगी ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। तो S1 के लिए अलग मटीरियलिटी, S2 के लिए अलग और S3 के लिए अलग, ठीक है सर। अब जब बात होगी ऑडिट ऑफ सीएफएस, तो इसके लिए आप पूरे ग्रुप की एक मटीरियलिटी निकालोगे टू असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। दूसरा काम क्या होगा, ये देखने के लिए कौन सा कंपोनेंट मटीरियल है, वो फिर आपके स्कोप का पार्ट बनेगा और हो सकता है फिर आपको उसके ऑडिटर का काम यूज करना पड़े। अब सर जब आपको कंपोनेंट मिल गया तो उस कंपोनेंट के लिए एक अलग मटीरियलिटी निकलेगी ताकि उसका ऑडिट ठीक से हो सके, एंड वो आप कंपोनेंट के ऑडिटर को कम्युनिकेट करोगे। फोन काटने से पहले कंफर्मेशन ले लेना अबाउट द इंडिपेंडेंस एंड एथिक्स। अब सर एक छोटी सी बात और कहता है, while considering the observation मतलब ऐसे 705, ऐसे 706, modified opinion, EOM और OMPARA in the component का audit report,
कंसिडर द मटेरियलिटी एज पर ऐसे 600। मतलब बोर्ड पे फोकस करो और जवाब देना चैट बॉक्स में। अगर सीएफएस का रेवेन्यू 10,000 करोड़ है और मैंने सीएफएस की मटेरियलिटी निकाली 500 करोड़, ठीक है सर, फिर मैंने देखा सब्सिडरी की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन है बिकॉज सब्सिडरी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी 120 करोड़ की। तो क्या जो सब्सिडरी के लिए मटेरियल है क्या वो सीएफएस के लिए भी मटेरियल है? मैंने कहा नहीं। तो क्या मुझे सीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज इमटेरियल टू द सीएफएस। तो यही बात यहां लिखी है, whenever you are considering the observation that is modified opinion EOM or OM para in the component का audit report, please consider materiality as per ऐसे 600। ये चीज किसने सिखाई? ऐसे 600 ने। वेरी गुड विद्या, वेरी गुड भाविका, वेरी गुड कृषित, वेरी वेरी गुड। अगर सर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या इस कॉन्सेप्ट पे भी हमको बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएगा? यस, क्वेश्चन नंबर 6 May 22 MTP November 24। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया गया फॉर MNL लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। 5 कंपनी का क्या मतलब है? अ लिस्टेड कंपनी विच हैज 3 सब्सिडरीज MNL लिमिटेड एंड इसकी 15 ब्रांचेस भी है। हम सब्सिडरी और ब्रांचेस के भी ऑडिटर हैं। विद रिगार्ड टू डिटर्मिनेशंस, ऑडिटर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड फॉर सब्सिडरी। हो सकता है इसके कोई और अदर ऑडिटर है, हम नहीं है, कोई और है, ठीक है सर। With regard to determination of materiality for audit of CFS, what should be the consideration? तो कुछ नहीं करना, पहले आपने ग्रुप की मटेरियलिटी निकालनी है। इससे 2 चीजें चेक होंगी। देख लो, रिवीजन के अंदर रिवीजन हो रही है, साथ साथ पार्टिसिपेट करो। हमने अप्रोप्रिएटनेस देखनी है कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स की, फिर देखना है कौन से कंपोनेंट्स मटेरियल है, ठीक है सर। फिर साथ ही साथ जो भी कंपोनेंट मटेरियल है उनके ऑडिटर्स को कॉल करो और उनकी मटेरियलिटी बताओ। साथ ही साथ कंफर्मेशन लेना है अबाउट द इंडिपेंडेंस एंड एथिक्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि आप कैसे डील करोगे विद द ऑब्जर्वेशंस यानी ऐसे 705 और 706 ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 600। क्लियर है बॉस? पक्का? प्रॉमिस? लॉक कर दिया जाए? सर लॉक कर दो। मैंने कहा अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ टू इंश्योर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस। मैंने कहा प्लानिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस एकदम रियल टॉपिक है, आपको प्लानिंग आना चाहिए। प्लानिंग में क्या आती है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम कोई टेस्टिंग करते हैं नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या करते हैं? जो रिस्क असेस करी है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं बाय डूइंग टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसी को यूज करके पूरा का पूरा आंसर फ्रेम करेंगे। अब मुझे बताओ यहां पे हम अंडरस्टैंडिंग किसकी लेंगे सीएफएस में? सर ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, कौन पेरेंट है, इसकी कितनी सब्सिडरी है, सब्सिडरी की कोई सब्सिडरी है, सब्सिडरी का कोई एसोसिएट है, पेरेंट का कोई एसोसिएट है, पूरा स्ट्रक्चर और किस तरह से ये पूरी कंसोलिडेशन करते हैं उसके कंट्रोल्स हमको समझने पड़ेंगे। सो अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल्स। ठीक है, ठीक है सर। अब इन सबको कंसोलिडेट करने के लिए इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी सिमिलर होनी चाहिए, तो आपको समझनी पड़ेगी अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द पेरेंट, कंपोनेंट एंड कंसोलिडेटेड प्रोसेस। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली तो इसके बाद क्या होगा? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यानी यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू द असेस्ड रिस्क। तो क्या कहता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या यहां तक तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ, प्लानिंग में भी यही होता था, यहां पे भी यही है। यहां पे फायदा क्या है सर? फायदा यह है कि हम अदर ऑडिटर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये कहता है एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर वर्क। क्या पता थोड़ा काम आप उसका यूज कर लो, अब उसके साथ अगर काम यूज करना है तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। तो ये आपने 5 पॉइंट्स यहां पे कवर करके चलने हैं। तो सारे बच्चे एक बार फटाफट बोर्ड पे देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आया हुआ था Jan 21 में, एग्जाम में भी आपके पास ये मिल सकता है। सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड किया? ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स। इसमें मेनली आपने आईटी सिस्टम और उनके कंट्रोल्स को देखना है कि क्या ये कंसोलिडेशन जो कर रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम में ठीक से कर रहे हैं या नहीं। फिर अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द पेरेंट, कंपोनेंट एंड कंसोलिडेशन प्रोसेस। जब अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट, यूज ऑफ अदर ऑडिटर वर्क एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक, हाउ द ऑडिटर इंश्योर्स द कंप्लीटनेस। तो मैंने कहा अगर आपको देखना है सारी सब्सिडरियां इंक्लूड हो गई, सारे एसोसिएट इंक्लूड हो गए, सारे जॉइंट वेंचर इंक्लूड हो गए, तो सबसे पहले अपने पुराने वर्क पेपर देख लो। पुराने वर्क पेपर यानी वर्क पेपर ऑफ द प्रायर ईयर। फिर आप मैनेजमेंट से पूछो कि उनके प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, और फिर उनसे पूछना क्या इस बार कोई नई सब्सिडरी आई है या फिर कोई पुरानी सब्सिडरी बाहर चली गई बिकॉज आपका कंट्रोल चला गया।
अब मुझे बताओ सब्सिडरी एसोसिएट कहां मिलेंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट्स में। फिर जॉइंट वेंचर के लिए आप रिव्यू करो, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट और अदर अरेंजमेंट्स एंटर्ड बाय द पेरेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सीएफएस। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट मिलता है तो देखो उसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। एंड लास्ट में कहते हैं चेंज इन द शेयर होल्डिंग। हो सकता है किसी सब्सिडरी में आपने कुछ शेयर लेस किया हो, शेयर बढ़ाया हो, तो वो आपने यहां पे देख के चलना है। तो मेनली इसमें 5 पॉइंट कवर करना, अपने वर्क पेपर, मैनेजमेंट के प्रोसीजर, फिर उनसे इंक्वायरी कोई नई सब्सिडरी आई क्या, एंड फिर बेसिक पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ थोड़ी एफआर रिवाइज करते हैं। जब भी हम सीएफएस बनाते हैं एज पर एएस तो क्या क्या एडजस्टमेंट होती है। सब्सिडरी को अपन ऐड करते हैं लाइन बाय लाइन बेसिस पे, यानी उनके एसेट हमारे एसेट, उनकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी, उनकी इनकम उनके एक्सपेंसेस उनके कैश फ्लोज हमारे कैश फ्लोज, पूरा का पूरा ऐड कर दो। अब सर इसमें क्या होता था, इसमें जो भी इनकम हमारे बीच में होती थी, एक्सपेंसेस हमारे बीच में होते थे, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस को हम एलिमिनेट करते थे। और पहली बार 103 में क्या निकलता था, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, वो भी आपने बात करनी है। ये एएस की बात हो रही है तो एएस 21 में हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। जबकि एसोसिएट्स की बात होती है तो वहां पे लाइन बाय लाइन बेसिस नहीं होता, इक्विटी मेथड होता है। जॉइंट वेंचर के केस में क्या होता है सर, थोड़ा उनका थोड़ा हमारा, यानी हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कंसोलिडेट करते हैं एज पर एएस 27। अब इंडियस पे आ जाओ। अगेन सब्सिडरी वाला गेम सेम है, लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करेंगे बैलेंस शीट आइटम्स को, पीएनएल आइटम को और कैश फ्लोज को। ठीक है सर। यहां पे क्या निकलेगा, मैंने कहा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जिसको हम जीबीपी भी बोलते हैं, गेन ऑन बार्गेन परचेज, और एनसीआई निकलेगा। ठीक है सर। अगेन एलिमिनेट करेंगे इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस को, अनरियलाइज प्रॉफिट को, बट यहां पे अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करते ही डेफर्ड टैक्स आ सकता है। एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर का अगेन गेम सेम है, इक्विटी मेथड, बट अगर जॉइंट ऑपरेशन है तो यहां पे आपने क्या करना है, जो भी आपका प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट है वो आपने इंड एस 111 के हिसाब से करना है। कॉमन कंट्रोल में एक नाम आता था, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, बस ये ध्यान रख के चलना। बिजनेस कॉम्बिनेशन इन स्टेजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप एक्विजिशन। अगर स्टेप एक्विजिशन वाला केस होता है तो कुछ नहीं करना होता, जो भी आपका पुराना इंटरेस्ट है उसको आप रीमेजर करते हो फेयर वैल्यू पे। अब इस पे जो भी गेन और लॉस आएगा पीएनएल या ओसीआई पे डालना, जो भी इंड एस की गाइडेंस है। ठीक है सर, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन बैंक पे आओ। इसी के ऊपर आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था, कब, मैंने कहा कब सर, मई 24 में। एवरीवन लेट्स डू द क्वेश्चन टुगेदर। कहते हैं आर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, कंपनी के पास ये सारी इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, बिजनेस एंटिटीज अंडर अ कॉमन कंट्रोल एंड इंटरेस्ट इन द जॉइंट ऑपरेशन विद वन कंपनी। इसको अपने फाइनेंशियल किसके हिसाब से बनाने हैं, इंड एस के हिसाब से बनाने हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द सीएफएस, इसने सारे कंपोनेंट्स को कंक्लूड कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया लाइन बाय लाइन बेसिस। मुझे बताओ क्या लाइन बाय लाइन बेसिस पे सब होगा, नहीं सर। सिर्फ जो सब्सिडरी है उसको आप लाइन बाय लाइन बेसिस पे कर सकते हो। जॉइंट वेंचर और एसोसिएट के लिए क्या था, इक्विटी मेथड। कॉमन कंट्रोल के लिए क्या था, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, वेरी गुड। जॉइंट ऑपरेशन के लिए क्या था, जो आपका प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट है, जो आपका प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट है वो आपने लगाना है एज पर इंड एस 111। सर क्या मस्त इंड एस की रिवीजन हो रही है आज, वेरी वेरी गुड। तो आर लिमिटेड कह रहा है कि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है, बोलना बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल गलत है, तुमको आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे गाइडेंस देके चलनी है, यही की यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और आखिरी में फैक्ट्स ऑफ द केस इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना बोलो, इन व्यू ऑफ द अबव, जो आर लिमिटेड ने कंसोलिडेशन करी है, ठीक है, ये करेक्ट है फॉर द सब्सिडरीज, बट इट इज नॉट करेक्ट फॉर अदर कंपोनेंट। बाकी कंपोनेंट्स के लिए करेक्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, यस सर। बस दोस्तों मेरे हिसाब से सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे कवर हो जाते हैं। अब आते हैं मजेदार टॉपिक, परमानेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अगर मैं बात करता हूं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, तो ये कुछ नहीं है, जो आप इंड एस 103 में गुडविल निकालते हो या कैपिटल रिजर्व निकालते हो वो आ जाएगा। दूसरी चीज जो आप निकालते हो ना, एनसीआई या माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो आ जाएगा। अब यहां पे आपने बस इतना देखना है, जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन होती है, जो आपके क्वेश्चन में जनरली 1 अक्टूबर दे रखी होती है, उसमें जो आप आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स लेते हो उसको ये लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व, वो ठीक से कैलकुलेट कर लो। उसके बाद दोनों में बांट दो, कौन है दोनों, बिटवीन द पेरेंट एंड एनसीआई। एंड तीसरी चीज आपने देखना है इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी। तो मान लो आपने सब्सिडरी की शेयर होल्डिंग 70% से 55% करी, तो ऑब्वियसली बात है एनसीआई की अमाउंट बदल जाएगी। तो ये आपने 3 बातें ध्यान रखनी है कि डेट ऑफ एक्विजिशन यानी 1 अक्टूबर को अपन प्री एक्विजिशन रिजर्व निकालेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे, बांट देंगे बिटवीन द पेरेंट एंड एनसीआई। एंड तीसरी चीज है एनसीआई की अमाउंट कब
चेंज होगी, मैंने कहा एनसीआई की अमाउंट चेंज होगी इन परमानेंट एडजस्टमेंट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर इसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि सर एक बात बताओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, मान लो एक सब्सिडरी के केस में गुडविल आ रही है, एक सब्सिडरी के केस में कैपिटल रिजर्व, तो क्या मैं दोनों को नेट करके गुडविल दिखा दूं 200? आपने कहा था हाँ, बट इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल देनी पड़ेगी कि गुडविल 800 की है, कैपिटल रिजर्व 600 की है, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स। तो ये ऑप्शन होता है एंटिटी के पास कि वो ऐसा कर सकती है। ओके सर। फिर आते करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, ये कुछ नहीं है, जो आप 110 में सारी एडजस्टमेंट करते हो उसी के आपने 4-5 पॉइंट्स यहां पे ध्यान रखने हैं। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड, फटाफट रिवाइज करते हैं। 5 to 6 पॉइंट्स यू नीड टू लर्न प्रॉपर्ली। पहला पॉइंट कहता है जो भी इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पे किया, रिसीव किया, मैनेजमेंट फीस है, एलिमिनेट करो। इसके अलावा जो भी इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट है ऑन द एसेट्स एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड, इसको एलिमिनेट करो। जैसे ही इसको एलिमिनेट किया कौन पैदा हो गया? डेफर्ड टैक्स। तो 3 पॉइंट तो फ्लो में हो गए, इंट्रा ग्रुप वाली चीजें आपने एलिमिनेट करनी है। ठीक है, ये हो गई पीएनएल वाली। बैलेंस शीट में क्या होती है? इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस, उसको भी एलिमिनेट करो। फिर मुझे बताओ, मैंने 2 पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में बताए थे क्लास में, सर चाचा हमारे गैप की जीन्स पहन के हारमोनियम बजाते थे। गैप की जीन्स यानी गैप एडजस्टमेंट वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कि अगर कोई फॉरेन कंपोनेंट है यूएस वाला, तो जो यूएस गैप में है उसको आपको इंड गैप पे लाना पड़ेगा, इंड एस पे लाना पड़ेगा। ठीक है सर। एंड हार्मनी मतलब हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो 5 पॉइंट तो ऐसे कैसे दिमाग में गए। फिर अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट का एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर है तो वो देख लेना। और फिर आता है सर 7th पॉइंट। 7th पॉइंट क्या कहता है देखना। हो सकता है कंपोनेंट के बैलेंस शीट बने हैं 31 दिसंबर तक, बट जो सीएफएस आपने बनाना है वो बनाना है 31 मार्च। तो इसके बीच में अगर कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन हुआ इन द कंपोनेंट, तो वो भी आपने एडजस्ट करके चलना है। दैट ऑल्सो नीड्स टू बी एडजस्टेड। अब सर ये बीच का गैप कितना चल सकता है? अगर एएस के हिसाब से बना रहे हो तो 6 महीने का गैप चलेगा, इंड एएस के हिसाब से बना रहे हो तो 3 महीने का गैप चल जाएगा। तो यही बात यहां पे दे रखी है, कंसिडर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ कंपोनेंट्स बैलेंस शीट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ग्रुप सीएफएस when the component financial statements are not drawn up to the same balance sheet date as parent। फिर उसके बाद कहता है जो भी एनसीआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट में मूवमेंट्स है वो आप देख लेना। और इंड एएस के अंदर जो एनसीआई का बैलेंस है वो नेगेटिव हो सकता है। मैंने कहा कब? अगर सब्सिडरी की नेटवर्थ नेगेटिव है। अगर सब्सिडरी की नेटवर्थ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। फिर सारे बच्चे मुझे एक बार बताओ चैट बॉक्स में, क्या ये नया टॉपिक है या जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन है? सर जो हमने पहले ऊपर पढ़ी करंट और परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, उसी को यहां पे कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो इसमें से आप कोई भी 5 पॉइंट्स कवर कर लेना, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, सेम टू सेम चीज क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी। तो सबसे पहले कहता है वेरीफाई द इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, एलिमिनेट, ये ऊपर पढ़ा हमने। दूसरी बात हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अभी पढ़ा। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है? गैप कन्वर्जन, कंपोनेंट गैप टू द गैप इन विच सीएफएस इज प्रिपेयर्ड, तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा पॉइंट कहता है कि अगर आप हार्मोनाइज नहीं कर पा रहे एज पर एएस 21 तो वो भी आपने डिस्क्लोज करना है, वाई इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू हार्मोनाइज। ठीक है, इंड एएस 110 में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इंड एएस 110 में हार्मोनाइज करना कंपलसरी है। फिर बताओ अगला पॉइंट क्या था? माइनॉरिटी और एनसीआई निकालना एज पर इंड एएस 103। तो जो 4-5 बातें ऊपर पड़ी है वही की वही यहां पे रिपीट कर रखी है, नथिंग एल्स इज देयर। ठीक है, ठीक है सर। फिर मैंने आपको बता दिया डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द कंपोनेंट एफएस एंड सीएफएस। ये 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता एज पर एएस, 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता एज पर इंड एएस। गुडविल को आपने हर बैलेंस शीट डेट पे टेस्ट करना है फॉर इंपेयरमेंट। और अगर इंपेयरमेंट लॉस है गुडविल में, सर क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट है वो फॉरेन करेंसी में है, बाहर का कंपोनेंट है, और ये जो लॉस है ये ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज है। कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज की जो एडजस्टमेंट है उसकी वजह से लॉस आ रहा है। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आता है उसको कहां से एडजस्ट करेंगे? ये कहता है पीएनएल से मत करना। ये कहता है पीएनएल से मत करना, जो आप एफसीटीआर बनाते हो, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, वहां से आप उसको एडजस्ट करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये इंड एएस 21 की छोटी सी बात है, ये आपने ध्यान रखनी है कि अगर फॉरेन कंपोनेंट है और उस फॉरेन कंपोनेंट की फॉरेन करेंसी एडजस्टमेंट की वजह से कोई लॉस वगैरह आ रहा है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो विद एफसीटीआर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। देन एक ये छोटी सी चीज है जो एमसीक्यू पे आई से पूछ लेता है, सर क्या एक पेरेंट है, एक सब्सिडरी है, एक एसोसिएट है, तो इनके केस में आपको बताना है कि इनका कितना वैल्यू है और उसका कितना परसेंटेज है टू द टोटल। सर वैल्यू किसकी? बैलेंस शीट और पीएनएल आइटम की। बैलेंस शीट यानी जो इनका नेट एसेट्स है पेरेंट का, वो नेट एसेट लिख दो। सब्सिडरी का नेट एसेट लिख दो,
एसोसिएट का नेट एसेट लिख दो। फिर बताओ जो इनका नेट एसेट है ना वो कितना परसेंटेज है टू द टोटल। सो परसेंटेज ऑफ द कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स आपने सबका बता के चलना है। इसी तरह जो पीएनएल है, ओसीआई है, वो सबका इंडिविजुअली बताओ एंड बताओ परसेंटेज टू द कंसोलिडेटेड वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर इसके बाद मेरे को लगता है हमने आगे की डिस्कशन अब कंटिन्यू करके चलनी है। चलो जी, अब बिगिन करते हैं रिवीजन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूं, रीसेंट आरटीपीज एमटीपीज में बहुत बार आईसीआई ने पूछा है, अभी तो एग्जाम में नहीं आया, तो काफी चांसेस है इन बीइंग आस्क्ड इन द कमिंग एग्जाम, ये अगले वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूं, 5 केसेस हैं। पेरेंट का ऑडिटर ही कॉम्पोनेंट का ऑडिटर है। पेरेंट का ऑडिटर और कॉम्पोनेंट का ऑडिटर अलग अलग है। पेरेंट का एफआरएफ, कॉम्पोनेंट का एफआरएफ अलग अलग है। कॉम्पोनेंट का ऑडिट नहीं हुआ या फिर कॉम्पोनेंट का ऑडिट हुआ है अंडर अ डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जो पेरेंट का ऑडिटर है वही कॉम्पोनेंट का ऑडिटर है। तो मैं बताऊं, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपने वही चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं। सो रिपोर्ट वेदर द सीएफएस आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर द एएस, और अगर नहीं बने तो जो भी डिपार्चर और डेविएशन है उसके लिए कंसिडर एसए 705। फिर आप अपना ओपिनियन दोगे वेदर सीएफएस गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ट्रू एंड फेयर व्यू किसका? बैलेंस शीट का, पीएनएल का, कैश फ्लो का। स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन द बैलेंस शीट डेट, कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज ऑफ द ग्रुप। ये वाला पार्ट तो इजी था, हाँ सर। फिर आ जाओ सेकंड केस पे। सेकंड केस इज माय फेवरेट केस। देखो क्या कहता है, जब भी पेरेंट ऑडिटर जो भी पेरेंट ऑडिटर है, ये रिपोर्ट कर रहा है किसी सीएफएस पे जिसके अंदर एक कंपोनेंट का ऑडिट किसी और ने किया, दैट इज द अदर ऑडिटर। तो यहां पे कौन सा ऐसे एप्लीकेबल हो जाएगा? सर ऐसे 600। दूसरी बात, इसके बारे में आपको शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ेगा, यानी शेयर होल्डर्स को भी पता होना चाहिए। सो रेफर द अदर ऑडिटर वर्क इन द ऑडिट रिपोर्ट यूजिंग ऐसे 706 अदर मैटर पैरा। आपको बताना पड़ेगा कितना पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। डिस्क्लोज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। अब सर ये कैसे डिस्क्लोज करना है? बड़ा सिंपल है, या तो आप एग्रीगेट अमाउंट बता दो, इतना रेवेन्यू, इतना कैश फ्लो, इतना एसेट किसी और ने ऑडिट किया, या फिर आप बता दो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स, रेवेन्यू और कैश फ्लो। एसेट्स बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेवेन्यू पीएनएल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैश फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू कैन टेल द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ARC, एसेट्स, रेवेन्यू, कैश फ्लो, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स, रेवेन्यू और कैश फ्लो। अब सर ये जो भी एसेट्स, रेवेन्यू और कैश फ्लो लेने हैं, ये आफ्टर लेने या बिफोर द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। एंड आखिरी में बस इतना बता देना, जो भी आपने रेफरेंस दिए टू अदर ऑडिटर वर्क इन द ऑडिट रिपोर्ट, ये क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं है, रादर इट इज अ इंडिकेशन ऑफ डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द पेरेंट ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर। ये बस हम डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं कि जो अदर ऑडिटर ने किया उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, अदर ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप अपने नोट्स में देखोगे यही पॉइंट लिखे हुए हैं। आ जाओ एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। रिवीजन के अंदर रिवीजन, कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर as per SA 706 if the auditor make reference to the work of other auditor in the audit report, disclose the magnitude of portion audited by other auditor। ये कैसे करना है? बाय स्टेटिंग द एग्रीगेट अमाउंट और परसेंटेज ऑफ द टोटल ARC, एसेट्स, रेवेन्यू और कैश फ्लो नॉट ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। जो भी आप ये एसेट्स, रेवेन्यू, कैश फ्लो लोगे, दिस शुड बी बिफोर गिविंग इफेक्ट टू परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। एंड रिमेंबर, इट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, रादर ये क्या है? डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द पेरेंट एंड ऑडिटर ऑफ द सब्सिडरी। ठीक है बॉस? ठीक है सर। फिर हमने अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, सर क्या हमारी जो इंडियन कंपनी है वो सीएफएस बना रही है एज पर इंड एस, जो यूएस की सब्सिडरी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है एज पर यूएस गैप। तो जब भी इसका गैप अलग होता है तो हम कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं? गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट। अब यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। सर 2 ऑप्शन क्या है? या तो पेरेंट की मैनेजमेंट ही कन्वर्जन कर दे और जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स को ऑडिट कर ले, या फिर कंपोनेंट खुद ही मजे करा दे। सर कंपोनेंट खुद मजे करा दे यानी कंपोनेंट ही प्रिपेयर कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द इंड एस। अब वो कैसे करेगा? उसको हम एक चीट कोड देंगे, उस चीट कोड का नाम होता है गैम यानी ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल, जिसके अंदर पेरेंट की जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है उसके बारे में लिखा होता है। इसके हिसाब से लोकल ऑडिटर ऑडिट करेगा एंड पेरेंट ऑडिटर विल चेक वेदर द ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज आर प्रॉपर और नॉट। तो ये वो चेक करके चलेगा। तो एकदम इसी फ्लो में आपने ये आंसर याद रखना है। अब एक बार नोट से आ जाओ, नोट से एक बार इसको गो थ्रू करते हैं, बड़ा सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि पेरेंट के कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं इन मल्टीपल ज्योग्राफीज आउटसाइड इंडिया लाइक यूएसए, जिनका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। जो फॉरेन कंपोनेंट है
वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं एज पर डिफरेंट एफआरएफ, या तो वेल नोन फ्रेमवर्क होगा जैसे यूएस गैप हो गया, आईएफआरएस हो गया, या फिर कोई लोकल गैप होगा। अब जो लोकल कंपोनेंट ऑडिटर है वो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट नहीं कर सकता एज पर पेरेंट गैप, बिकॉज उसको इंड एस आता ही नहीं है। ठीक है सर, तो ऐसे केस में दो चीजें कर सकते हो। मैंने कहा क्या, पेरेंट की मैनेजमेंट कन्वर्जन करेगी और एज अ पेरेंट ऑडिटर आप उन कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स का ऑडिट कर लेना। ठीक है सर। दूसरी चीज, कंपोनेंट ही प्रिपेयर करके देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर पेरेंट्स अकाउंटिंग पॉलिसी यूजिंग द ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल। फिर लोकल ऑडिटर उसका ऑडिट करके रिपोर्ट दे देगा। प्रिंसिपल ऑडिटर का काम क्या है? मैंने कहा पेरेंट ऑडिटर का काम है कि वो चेक करे जो ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो पेरेंट के हिसाब से है या नहीं। ठीक है, तो जो मैंने आपको ये प्यारा प्यारा फ्लो बताया, इसी फ्लो में आपने ये पॉइंट्स ध्यान रख के चलने हैं। अब सर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड। सर कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड में क्या होगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। सपोज मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है मसल नोएडा, मसल यानी मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। अब इसकी कोई सब्सिडरी यूएसए में भी है, जर्मनी में भी है। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं मल्टी लोकेशन ग्रुप ऑडिट, जहां पे अलग अलग एंटिटी अलग अलग कंट्रीज में फैली पड़ी है। ठीक है सर। अब जर्मनी वाली जो सब्सिडरी है इसका ऑडिट कौन करेगा? या तो ईवाई इंडिया करेगा जो नोएडा वाले ऑफिस का भी कर रहा है, पेरेंट का भी ऑडिट कर रहा है, या फिर कोई लोकल ऑडिटर करेगा। ठीक है सर। बट मान लो इसका ऑडिट नहीं हुआ हो, तो फिर यहां पे आपको पॉसिबल मॉडिफिकेशन करनी है, बिकॉज आपको एविडेंस नहीं मिला। अब पॉसिबल मॉडिफिकेशन किस पे डिपेंड करेगी कि वो जो कंपोनेंट है वो मटेरियल है या नहीं। उसके लिए आपको कंसीडर करने पड़ेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर। से विद मी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर एज पर एसए 705। तो गेम बड़ी सिंपल है। जनरली सारे कंपोनेंट्स का ऑडिट होना चाहिए। अगर किसी कंपोनेंट का ऑडिट नहीं हुआ, यानी आपके पास उस कंपोनेंट को लेके एविडेंस नहीं है, तो आप पॉसिबल मॉडिफिकेशन करोगे। अब पॉसिबल मॉडिफिकेशन एक्चुअल में होगी कि नहीं, वो डिपेंड करेगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, यानी वेदर इट इज मटेरियल एज पर एसए 705। यही सेम टू सेम चीज आ जाओ नोट से एक बार गो थ्रू करते हैं। देखो क्या कहते हैं। Generally, financial statement of all the components should be audited or subject to audit procedures under a multi-location group audit. This audit can be done by the auditor of CFS जैसे EY India, या फिर component का खुद का local auditor. Financial statement of one or more component if unaudited will lead to a possible modification because आपको sufficient and appropriate evidence नहीं मिला. Then evaluate the qualitative and quantitative factor to see the possible effect on the CFS as per SA 705. आखिरी में हमने बस लास्ट केस कवर किया। सर लास्ट केस बड़ा सिंपल था। जो भी ऑडिट होता है एफएस और सीएफएस का, वो किसके हिसाब से होना चाहिए? इंडियन गैस। सर ये गैस क्या है? जैसे गैप होता है वैसे गैस है। गैप का मतलब क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया। ऐसी गैस है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। बोलो मेरे साथ, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। अब अगर बाहर का जो ऑडिटर है उसका ऑडिटिंग फ्रेमवर्क कुछ अलग है, तो इट शुड ऑल्सो बी वेरी सिमिलर, इट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू द इंडियन गैस। इंडियन गैस यानी जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। लास्ट टाइम आ जाओ देखते हैं क्या कहता है। Audit of the FS including the CFS should be done as per the auditing standards generally accepted in India, that is Indian gas, to maintain the consistency in the auditing framework and ताकि पेरेंट ऑडिटर बाकी ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाई कर सके। जो उसके कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी ऑडिट होने चाहिए अंडर अ फ्रेमवर्क दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंडियन गैस, दैट इज सिमिलर टू द इंडियन गैस। सर अभी हमारे दो टॉपिक रह गए। मैंने कहा कौन से? सर एक तो ये मजेदार टॉपिक जो आईसीए पूछ लेता है, दूसरी बात रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले मुझे बताओ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या डिफरेंट टॉपिक है या फिर ये किसी टॉपिक का छोटा भाई है? सर ये किसी टॉपिक का छोटा भाई है। मैंने कहा कौन से टॉपिक का? सर जो आपने पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई थी ना, कि आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स, ऑब्टेनिंग कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, हाँ, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करो। फिर आपने कहा था लास्ट में दो इंडेस हम भूल जाते हैं। कौन कौन से इंडेस थे? इंडेस 24, इंडेस 108। उन्हीं को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। तो सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स। फिर कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, कि इन्होंने प्रॉपर एडजस्टमेंट्स करी। फिर इंडेस 24 और इंडेस 108, they have identified all the related party and related party transaction and they have identified the reportable segment. अब सर ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो एसएफएस में तो आते हैं बट सीएफएस में ये डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आ जाओ फटाफट ये डिस्क्लोजर्स रीड करते हैं, फिर मैं आपको इसका एक बढ़िया सा चार्ट से याद करवाता हूं। सोर्स ऑफ बोनस शेयर आपको बताना पड़ता है कि आपने क्या कैपिटल रिजर्व से दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दिया। दूसरी बात आपको एसएफएस में बतानी पड़ती है
जो भी आपने इशू किया था शेयर्स का, उसमें से जो भी अनयूटिलाइज मनी है वो आपने कहां पे इन्वेस्ट कर रखा है, किसी एफडी में, किसी शेयर्स में, कहां पे। तीसरी चीज एमएसएमई के डिस्क्लोजर्स आते हैं कि कितने क्रेडिटर्स हैं जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। देन आपने जो भी इंपोर्ट्स करे हैं सीआईएफ बेसिस पे, यानी कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कितना रॉ मटेरियल था, कितने कंपोनेंट्स थे और कितने कैपिटल गुड्स थे। जो भी आपने फॉरेक्स एक्सपेंडिचर किया ऑन रॉयल्टी नो हाउ वो बताओ। फिर आपने जो भी रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करे और कितना परसेंटेज कंज्यूम किया वो बताना पड़ता है। इसमें से कितना इंपोर्टेड था और कितना इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब इंडिया। सो बेसिकली बताओ कितना माल आपने इंपोर्ट किया, कितना आपने इंडिया वाला ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया। ठीक है सर। फिर आपने जो भी डिविडेंड पे करे नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को इन द फॉरेन करेंसी, उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है। एंड लास्ट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है बताओ कौन सी कंपनीज में कर रखी है, ठीक है, किन किन शेयर्स में, डिबेंचर्स में कर रखी है, प्लस नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये आपने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पे बता के चलनी है। तो ये सब डिस्क्लोजर्स किस में आएंगे, एसएफएस में तो आएंगे बट सीएफएस में नहीं आएंगे। तो इनको ध्यान रखने के लिए बहुत ही अजीब सा चार्ट है, सारे बच्चे ध्यान रखना, इससे रह जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने कहा सबसे पहले हमने शेयर इशू करे। कौन से शेयर की बात होगी, बोनस शेयर की। अब इसमें से जो भी अनयूटिलाइज्ड मनी है, सर बोनस शेयर में तो पैसा आता ही नहीं, मैंने कहा दिमाग नहीं लगाना, टेक्निक के हिसाब से चलो। जो भी अनयूटिलाइज्ड मनी है उससे क्या किया, फॉरेक्स की पेमेंट करी। मैंने कहा 3 फॉरेक्स की पेमेंट बताओ। इंपोर्ट्स ऑफ आरसीसी, आरसीसी यानी रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड। बोलो मेरे साथ, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स। उसके अलावा आपने क्या किया, फॉरेन एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी एंड नो हाउ। ठीक है, ये रॉ मटेरियल ले लिया, ये सर्विसेज ले ली। फिर आपने डिविडेंड दे दिया टू द नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर। और आखिरी में जो आपने इंपोर्ट्स करी थी रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स की, उसमें से बताओ कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया इंपोर्ट वाला, कितना इंडिजिनस वाला। कम ऑन, कितना इंपोर्ट वाला, कितना इंडिजिनस वाला, परसेंटेज टू द टोटल कंजम्पशन। तो मान लो 40% आपने इंपोर्टेड यूज किया, 60% आपने इंडिजिनस यूज किया। तो ये 6 पॉइंट्स आपने ध्यान रख के चलने। लास्ट बार एक बार फिर से, शेयर इशू करे, क्या बचा, अनयूटिलाइज मनी, उससे क्या करी, फॉरेक्स पेमेंट, इंपोर्ट्स, फॉरेन एक्सपेंडिचर, डिविडेंड रेमिटेड, एंड आखिरी में इंपोर्ट्स का परसेंटेज बता देना, रॉ मटेरियल कंजम्पशन दैट इज इंपोर्टेड एंड इंडिजिनस। ठीक है बॉस, ठीक है सर। तो मैं बताऊं जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सारे खत्म हो जाते हैं। अब 2 तगड़े क्वेश्चन करा रहा हूं बिफोर वी रैप अप दिस रिवीजन। सर कौन से तगड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 14 का हमने यहां पे फोटो भी बना रखी है, इधर देखो। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 कंपनीज है, एच, आर और एस। एच होल्डिंग कंपनी है, आर सब्सिडरी है, एस भी सब्सिडरी है। होल्डिंग फॉलो कर रही है एसएलएम मेथड, सब्सिडरी फॉलो कर रही है डब्ल्यूडीवी मेथड, आर फॉलो कर रही है एसएलएम मेथड, बट ये कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन नहीं कर रही। तो पहले तो मुझे बताओ, जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है इंड एएस 8 के हिसाब से, डेप्रिसिएशन मेथड इज अ अकाउंटिंग एस्टीमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी। सर अकाउंटिंग एस्टीमेट, तो क्या पेरेंट का एस्टीमेट, सब्सिडरी का एस्टीमेट अलग अलग हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो एक बात तो पक्की है कि जो ये लोग डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सबका अलग अलग हो सकता है। बट रही बात कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन की, आई एम श्योर जब आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो यही एग्जांपल एफआर के टीचर ने दिया होगा कि जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसके अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग लाइफ होती है, तो सबकी हमें डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालनी पड़ती है। यस सर। तो अगर इन्होंने इंड एएस 16 फॉलो नहीं किया, या फिर आप बोल दो बचपन वाला एएस 10, ये एएस 10 और इंड एएस 16 फॉलो नहीं कर रहे, तो यहां पे फिर आपको ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ये सिंपल सी बात समझ आ रही है? आ रही है सर। अब एक बार आंसर की फ्रेमिंग समझना। इन्होंने सबसे पहले आंसर स्टार्ट किया रिपोर्टिंग का केस नंबर 3। सर ये रिपोर्टिंग का केस नंबर 3 क्या था? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कंपोनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। सर ऐसा तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था। इन्होंने सोचा कि अगर डेप्रिसिएशन मेथड अलग अलग है ना तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग होगा। सर ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। ये आईसीआई है, ये कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो जैसा ये सोच रहे तुम भी चुपचाप सोचते हुए चलो। मैं 18 में पूछ रखा है, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में भी पूछ ले। तो ज्यादा चू चपड़ नहीं करनी, फटाफट इसको ऐसे ही करना है। ठीक है सर। तो मैंने कहा यहां पे आपने भी यही सोचना है कि इन्होंने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग रखा। अब अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में भी कौन सा वाला केस है कि कंपोनेंट ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा एज पर द पेरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूजिंग ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल। ठीक है सर। अब आपने बस ये चेक करना है कि ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल में जो पॉलिसीज है वो पेरेंट की पॉलिसीज के हिसाब से है या नहीं। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद इंड एएस 8 का ज्ञान लिखना कि चेंज इन द सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग एस्टीमेट नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर इंड एएस 8। ठीक है सर।
जो एंटिटी ने मेथड सेलेक्ट कर लिया वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी यही आपका डेप्रिसिएशन मेथड होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एंड एक बार जो मेथड चुन लिया उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, ठीक है सर। सो देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन for the assets having different consumption patterns. Method 1 selected for SFS should not be changed while preparing the CFS. क्या इंडिया सेट वाला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना, एक दो लाइन में, इसके नंबर नहीं होते। कंक्लूजन में बस आपने बस इतना लिखना है, आर कंपनी ने जो स्ट्रेट लाइनिंग मेथड अडॉप्ट किया है, इट इज नॉट गिविंग इफेक्ट टू कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग, सो दिस इज नॉट इन कंप्लायंस विद द इंडिया 16 एंड AS 10। क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ लास्ट तड़कता भड़कता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पानी के दो दो घूंट लगाओ चैट बॉक्स में, रेडी। रेडी सर। थोड़ी देर पहले हमने इस रिवीजन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डी फैक्टो कंट्रोल। मुझे बताओ डी फैक्टो कंट्रोल का मतलब क्या था? सर डी फैक्टो कंट्रोल का मतलब आपने बताया था बिना मेजॉरिटी वोटिंग पावर के, बिना मेजॉरिटी वोटिंग पावर के हमारे पास कंट्रोल आ जाता है। कहां गया बदमाश? सर टेबल के नीचे लिखा था, लेस देन द मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स, आपके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज, यानी डिसीजंस तो आप ही ले रहे हो। तो ये कैसे आ सकती है? ये थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ सकती है। तो इसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बनाया। ए लिमिटेड के पास 10% वोटिंग पावर है, एकदम मरियल, बट इसके पास कंट्रोल है ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मुझे बताओ क्या इसको CFS बनाना पड़ेगा? आंसर इज यस। जब आपके पास कंट्रोल आ जाता है ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो आपको CFS बनाना पड़ेगा। तो इसका आंसर में इन्होंने हमसे पूछा है कि एज अ ऑडिटर आप कैसे प्लान करोगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो सर जब क्वेश्चन में प्लानिंग लिखा है तो प्लानिंग वाले पॉइंट्स आने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप स्ट्रक्चर एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर हम क्या करेंगे? मैंने कहा ग्रुप स्ट्रक्चर समझ लिया, ग्रुप के कंट्रोल समझ लिया, अकाउंटिंग पॉलिसी समझ लिया, फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर करेंगे। थोड़ा काम खुद करेंगे, थोड़ा किसी और से कराएंगे, यानी यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलो। बट सर ये सब तो आंसर में है ही नहीं। प्लानिंग को लेके इन्होंने बस ये नीला नीला थोड़ा सा पोर्शन दे रखा है कि ऑडिटर शुड मेक अ प्लान टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसी, डिटरमाइन एंड प्रोग्राम द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। तो आपको भी इतना ही लिखना है? हाँ हमको भी इतना ही लिखना है। सर ये बाकी आंसर क्या है? मैंने कहा बाकी आंसर में बस इतना समझना, दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ आप इतना प्लानिंग प्लानिंग का लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा, पूरा आपको खेल बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करें, ये बताने से पहले कि आप ऑडिट कैसे करोगे ये चेक करो कि कंट्रोल कैसे आया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कंट्रोल आया कैसे। मतलब जो भी मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ कंट्रोल है एज पर इंडिया 110 चेक करो कैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सर इसके लिए क्या देखें? जो भी बोर्ड की मीटिंग्स हो रही है उनके मिनट्स चेक करना, वेरीफाई द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग। इनका जो भी शेयर होल्डर एग्रीमेंट है विद द पेरेंट वो आपने चेक करके चलना है कि जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट है क्या इन्होंने ऐसा कोई टेक्नोलॉजी दे रखी है, कोई नो हाउ दे रखा है जिसके थ्रू इनके पास ये कंट्रोल आया। तो आपने ये दो तीन चीजें चेक करके चलनी है, ठीक है सर। जब पता चल गया कंट्रोल है तो कंसोलिडेशन कर दो। कंसोलिडेशन के लिए कौन सी एडजस्टमेंट्स करते हैं? परमानेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। सो यू विल टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट एज पर इंडिया 110, चेक द प्रिपरेशन ऑफ CFS which gives rise to permanent and current period consolidation adjustment. Then फिर आप इसको लेके प्लानिंग कर सकते हो। और आखिरी में इन्होंने एकदम अजीब सा पॉइंट डाला, SA 550 कहते हैं कि जब कंसोलिडेशन हो, CFS बने, तो जो भी रिलेटेड पार्टीज है प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होनी चाहिए, प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर होनी चाहिए। तो SA 550 कहता है रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन विद एनी अदर रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी कौन होती है उसकी एक डेफिनेशन उन्होंने उठा के डाल दी, एनी पर्सन और एंटिटी which controls or has significant influence over the reporting entity is considered as a related party। तो related party की definition लिख के बस इतना बोलना, क्या related party transactions properly disclosed and accounted है या नहीं, as per the schedule 3 and Ind AS 110। सर यहां तो Ind AS 24 आना चाहिए, 110 आना चाहिए, ठीक, ये बोल रहे हैं ना, तो 110 ही आएगा, ठीक है सर।
तो इसकी अगर मैं आपको समरी बताऊं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक में बस ये समरी लिख के चल सकते हो। सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कंट्रोल, इसके लिए मैनेजमेंट का असेसमेंट देखो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखो, शेयर होल्डर एग्रीमेंट देखो, क्या कोई टेक्नोलॉजी नो हाउ एक्सेट्रा तो नहीं है। अगर कंट्रोल है तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट चेक करो, परमानेंट एंड करंट। फिर आप प्लान की बात कर सकते हो, अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर। एंड लास्टली हम बात करेंगे ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी, these are properly accounted disclosed as per the schedule 3 and Ind AS 110। डील डन सर। सो यहां आपका सारा का सारा चैप्टर अलोंग विद द क्वेश्चन बैंक एंड कॉन्सेप्ट्स गेट्स डन। आखिरी में बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना सर, क्या पुश हार्डर देन येस्टरडे इफ यू वांट अ बेटर टुमारो। तो जो भी कल आपने मेहनत करी, आज बस थोड़ी उससे ज्यादा करना ताकि आपका आने वाला कल और बेहतर हो सके। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, रैपिंग अप दिस सेशन, अगर आपने क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करे तो आपको रियलाइज हो गया होगा 90 to 95% क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट ही है, इक्के दुक्के क्वेश्चंस बस ऐसे हैं जिनको आपको एक बार और देखना चाहिए इन द रिवीजन। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अगर ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन आता है तो मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए कि सर आई विल स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, मैं 5 out of 5 मार्क्स स्कोर करूंगा। एंड डू मेक दिस कमिटमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अभी अगर वीडियो देख रहे हो और वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें राय ऑडिट के फिर मिलेंगे। चलते कीप गोइंग ऑल ऑफ यू।